आप सभी साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आशा करता हूँ कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी रात्रि भोज के बाद पढ़ाई करने के लिए तैयार होंगे। वाह! कई साथी बोल रहे हैं, सो जाओ, कल पढ़ेंगे। वाह! ये ऐसा नहीं है। जो सोवत है, सो खोवत है और जो जागत है, वो पावत है। वाह! तो कुछ ही साथी जुड़े हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे नए बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 का। तो जो बैंकिंग कानून है उसमें संशोधन विधेयक पास किया सरकार ने 2024 9 अगस्त 2024 को। इसको जानना बहुत ज़रूरी है एक बैंकर होने के नाते कि क्या-क्या अमेंडमेंट बैंकिंग में हो रहे हैं, उनको जानना और उनके पीछे का मकसद भी जानना बहुत ज़रूरी है। वाह! दीप्ति जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? यस सर, आ रही है। हम सब का मकसद एक ही है, बताइए क्या है? हुँ? सर सीखना। हम सब का मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम, सफल होंगे हम, हैं? है ना? दीप्ति जी ऐसे लग रहा है सोशल मीडिया वगैरह उतना नहीं देखती होंगी, है ना दीप्ति जी? है ना? हाँ, हाँ। ये नहीं पता। मीडिया नहीं देखते ना? तो सोशल मीडिया के 2 इफ़ेक्ट है ना, एक पॉज़िटिव भी, नेगेटिव भी है। तो आप जो हुँ, आपके सामने नेगेटिव है ना, उसको पॉज़िटिव बना लीजिए। तो हम सब का मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम, सफल होंगे हम सब, सफल होंगे हम सब। हुँ। तो वो रील वायरल हो रहा है, तो मैंने आप लोग का मनोरंजन किया, है ना? तो वो आप लोग के लीजिए। दीप्ति जी, मैं ये कह रहा था कि बैंकिंग जो लॉ अमेंडमेंट बिल है, ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और प्रमोशन एग्जाम में जो साथी भाग ले रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो अभी आपने गाना सुना, बढ़िया गाना चल रहा था दीप्ति जी, है ना? हाँ, सर सुना नहीं मैंने। नहीं सुन पाए? नहीं। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, आए रे जब आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आए रे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तो कुछ न ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है, जब छोड़ के सब कुछ जाना ही है तो जिसका है उसको दे दीजिए। आपको एक दायित्व मिला है ना दीप्ति जी? यस सर। कि बेनिफिशियरी लास्ट माइल जो है उसको जो देना है उसको दे दीजिए, क्योंकि हम धरती पर इसीलिए हमें भेजा गया है, एक रोल बनाकर, एक प्रेरणा शक्ति के साथ, एक प्रखर पुंज के साथ, उत्साह के साथ भेजा गया है कि जिसका जो साथ है प्रमोशन लेके जाना है। वाह, ये हुई ना बात। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। प्रमोशन लेना है, प्रमोशन का उत्तरदायित्व निभाना है और भगवान जो है जो ज़िम्मेदारी दी है उसको निभाना है और निभाने के बाद फिर बढ़िया तरीके से मुक्त होके यहीं जाना है। यहीं से जाना है। तो मैं ये कह रहा था, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो 2024 का सरकार ने पेश किया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा हैं नहीं, 4 चीज़ें हैं, लेकिन सरल तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024, ये जो सरकार ने 9 अगस्त 2024 को पेश किया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी साथी जो जुड़ चुके हैं उनका स्वागत है। क्या अभी और चल रहा है? बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पर हम लोग जो है सीखेंगे। ये जो अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया भारत सरकार ने, इसके पीछे का जो मकसद है, बैंकिंग के गवर्नेंस को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास रिपोर्टिंग आती है उसमें सुधार करना और
जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी डिपॉजिटर्स हैं, उनकी सुरक्षा करना और उनको और अत्यधिक उनके जमा पूंजियों को एक्सेस दिलाना, ये इनका उद्देश्य है। द बिल एम्स टू इन्हांस द बैंकिंग गवर्नेंस, इम्प्रूव रिपोर्टिंग कंसिस्टेंसी टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन फॉर डिपॉजिटर एंड इन्वेस्टर। तो देखिए, अमेंडमेंट बिल फोकस किया गया है डिपॉजिटर्स के लिए, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उन्हीं की जमा पूंजी को बैंकिंग सिस्टम में लाया जाता है। और जब बैंकिंग सिस्टम में किसी के कस्टमर्स की, इन्वेस्टर की, डिपॉजिटर्स की जमा पूंजी होती है, तो उस जमा पूंजी से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसकी रिपोर्टिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बराबर मिले। और साथ ही साथ बैंकिंग के जो शासन प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बढ़िया तरीके से उसमें बढ़ोतरी हो, उसको बढ़ावा मिले, इसी उद्देश्य के साथ। और उद्देश्य क्या है कि जो डिपॉजिटर है, जो इन्वेस्टर है, उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो। ऑब्जेक्टिव, इट सिक्स टू इम्प्रूव ऑडिट क्वालिटी इन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग द चेयरपर्सन एंड होल टाइम डायरेक्टर इन कोऑपरेटिव बैंक। एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक के होल टाइम डायरेक्टर और चेयरमैन को छोड़कर जो डायरेक्टर हैं उनके टाइम टेन्योर के बारे में भी की गई है। जितने भी अमेंडमेंट किए गए हैं उनको सरल तरीके से समझेंगे। लेकिन एक बात जो है, अमेंडमेंट बिल में जो अभी बदलाव लाए हैं, उन बदलावों को हम लोग, जो उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको ज़रूर याद रखेंगे आने वाले प्रमोशन एग्जाम्स की दृष्टि से और इंटरव्यू की दृष्टि से। तो जो अमेंडमेंट बिल बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल है 2024, इसका नाम कहलाएगा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024। लोकसभा में पेश किया गया अगस्त 2019 को। सरकार ने जो किन किन एक्ट को संशोधन करेगा, अमेंड करेगा, वो एक्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप लोग इसको देख के जान लेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980। तो इतने जो एक्ट हैं इनमें संशोधन करेगा ये अमेंडमेंट बिल, जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम से जाना जाएगा। अब इसमें जो इनको संशोधन किया गया है, उसमें पहला संशोधन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय रिजर्व बैंक एक कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करता है। दीप्ति जी, कैश रिजर्व रेशियो जानते हैं क्या है? जो ज्यादातर सवाल पूछता है आरबीआई पॉलिसी में, CRR। सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट टाइम डिपॉजिट उसको कैश के फॉर्म में वो रखना होता है आरबीआई के पास। ओके। सीआर कैश रिजर्व रेशियो। तो भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व जो रेशियो है उसकी व्याख्या कौन से एक्ट में किया है दीप्ति जी? आरबीआई एक्ट 1924, वो 24 सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट में किया है तो। नहीं नहीं, अंडर सेक्शन 42 42 ऑफ। आरबीआई एक्ट हाँ। 1934 में किया है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना, वो एसएलआर जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 24 सेक्शन में किया है, और आरबीआई एक्ट जो है वो अंडर सेक्शन 42 में ये कैश रिजर्व रेशियो का डेफिनेशन किया है। उसमें एक सवाल बार बार पूछा जाता है सभी साथियों को कि जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको किस लेवल पे मेंटेन करना पड़ता है। तो आप लोग क्या आंसर देते हैं? वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, हाफ ईयरली, क्या लिखते हैं? फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली लिखते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इस अमेंडमेंट में इसकी व्याख्या में बदलाव किया गया है, इसके डेफिनेशन में बदलाव किया गया है। जब भी बैंकों को कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई में प्रिस्क्राइब्ड जो परसेंटेज है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डायरेक्शन के आधार पर रखना होता है, तो वहां पर उनको फोर्टनाइटली वो मेंटेन करना पड़ता है। उस फोर्टनाइटली को डिफाइन किया है इस एक्ट ने और चेंज किया है। पहले क्या होता था फोर्टनाइटली? आप पुराने साथी जो हैं अभी हो, सब तो सब यंग साथी हैं लेकिन फिर भी जानते ही होंगे, एक फ्राइडे फिगर होता था। फ्राइडे फिगर जानते हैं? फ्राइडे फिगर हाँ।
है यस सर। दीप्ति जी? वो क्यों बनाया सर जाता था? क्यों बनाया जाता था? उसका रीजन क्या था? वो रिपोर्टिंग करते थे फ्राइडे में, जो भी जीएलबी के फिगर्स होते थे सारे रिपोर्टिंग करते फ्राइडे। वो इसलिए क्योंकि फ्राइडे के फिगर से वो कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर वगैरह मेंटेन करते थे। रिजर्व जो कैश रिजर्व है मेंटेन करा जाता था, है ना, कैश रिजर्व रेशियो के लिए। तो फ्राइडे आंकड़े के हिसाब पर जो डेफिनेशन था पुराना, वो ये था कि जो एवरेज डेली बैलेंस जो मेंटेन करना है, वो कितना परसेंट मेंटेन करना पड़ता था दीप्ति जी? आपको एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया होगा बहुत बार और पूछा जाता है। सियारा 4.5% है। नहीं नहीं नहीं, डेली एवरेज बैलेंस जो है वो कितना ट्वेंटी मेंटेन परसेंट करना? 90%। 90%। 90% मेंटेन करना पड़ता है ना। तो एवरेज हम्म। डेली बैलेंस जो है 90% मेंटेन करना पड़ता है, जिसको कोविड के समय थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया था। कोविड के समय कितना किया गया था? 80% किया गया था, है ना। तो यहाँ दो चीज़ें आपको जानकारी मिली। एक तो है कि कैश रिजर्व रेशियो फोर्टनाइटली मैनेज करना पड़ता है, और उसका जो डेली एवरेज बैलेंस है 90% मैनेज करना पड़ता है। और ये जो एवरेज डेली बैलेंस है, वो किस पर बेस्ड होता है? वो जो फोर्टनाइट के बिजनेस फिगर जो बंद होते हैं उसके आधार पर बेस होता है। अब जो फोर्टनाइट था वो डिफाइंड था पहले शनिवार से लेके उसके सेकंड फॉलोइंग फ्राइडे को। मतलब फ्राइडे फिगर आपने दिया, फ्राइडे फिगर जैसे ही सबमिट किया, उसके बाद जो सैटरडे आया, सैटरडे एक दिन हुआ, उस सैटरडे से अगले सैटरडे 7 दिन हुआ, और अगले फ्राइडे जो है वो फोर्टनाइट हुआ। तो 2 हफ्ता, मतलब सैटरडे से स्टार्ट होगा, उसके बाद उस सैटरडे से सेकंड फॉलोइंग फ्राइडे, तो वो दोनों को मिला के वो फोर्टनाइट होता था, उसमें मैनेज करना पड़ता था। अब जो अमेंडमेंट, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया गया, ये जो प्रपोजल सरकार ने रखा है, चेंज प्रपोज किया, उसने ये कहा कि जो फोर्टनाइट का पीरियड होगा, महीना के पहले दिन से लेके 15 दिन तक हर महीने का, और फिर 16वें दिन से महीने के आखिरी दिन तक। समझ में आया तो बोलिए हो, कितना आसान से समझ में आ गया ना दीप्ति जी? यस सर। तो पहला चेंजेस हुआ कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें डेफिनेशन में बदलाव किया गया है फोर्टनाइट में। फोर्टनाइट की शुरुआत डेफिनेशन ऐसी थी कि सैटरडे से स्टार्ट होके सेकंड फॉलोइंग फ्राइडे के तक उसमें फोर्टनाइट डिफाइन की गई थी, जिसमें बदलाव करके आप महीने का पहला दिन, महीने का पहला दिन से लेके 15 दिन का जो महीने का है उसको एक फोर्टनाइट, और 16वें दिन से लेके महीने के आखिरी दिन का जो है सेकेंड फोर्टनाइट किया गया, और जो डेली एवरेज बैलेंस है उसी आधार पर मेंटेन किया जाएगा। अब इसमें ये कहा गया है कि ये जो चेंजेस है डेफिनेशन अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वेयर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो, तो ये जो चेंजेस है ये लागू होगा इस बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के आधार पर, जिसमें ये डेफिनेशन बदला गया है। पहले फ्राइडे फिगर के आधार पर हम जो है इसको मेंटेन करते थे फ्राइडे से लेके नेक्स्ट सेकंड फॉलोइंग फ्राइडे, जिसमें सैटरडे से स्टार्ट होता था 15 दिन का, उसको महीना को 1 तारीख से लेके 15 तारीख, 16 तारीख से लेके महीना आखिरी, ये चेंजेस हुआ पहला। So the bill changes the definition of fortnight to the period for the maintaining cash reserve, the first day to 15th day of each month and the 16th day to the last day of each month। एक पहला चेंजेस हुआ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, पूरा देखेंगे तो लंबा है, बट आपको शॉर्ट में आपको समरी बता रहा हूँ ताकि आप प्रमोशन एग्जाम के इंटरव्यू में बता पाएंगे, और उसको जो है अच्छे से आप कर पाएंगे। तो ये क्यों किया होगा दीप्ति जी? इसके पीछे का रीजन क्या होगा? सर रिपोर्टिंग को और अच्छे करने के लिए। हाँ, रिपोर्टिंग को और इजी एसेस करने के लिए, और एक सिमेट्रिक जो इन्हांस करने के लिए रिपोर्टिंग को वो दिया गया, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है। अगला बदलाव जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो टेन्योर ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, तो इसमें चेंज किया गया है। आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़े होंगे, जो मैंने भी सेशन में पढ़ाए होंगे, आपने भी पढ़ा होगा। उसमें ये कहता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स हैं, और इसमें चेयरमैन या होल टाइम डायरेक्टर को छोड़ के उसमें दूसरे जो डायरेक्टर हैं उनको 8 साल से ज़्यादा अगर लगातार अगर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, उसको ये रोकता था, जिसे जो है चेंज करके इसको 10 साल तक
करने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये बड़ा चेंजेस है। सो द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोहिबिट्स द डायरेक्टर ऑफ ए बैंक एक्सेप्ट इस चेयरमैन और ए होल टाइम डायरेक्टर टू होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 8 years कॉन्जिक्यूटली। अगर कोई डायरेक्टर 8 साल से ज़्यादा लगातार डायरेक्टर बनता है तो उसको ऐसा करने से रोकता था। किसके में? टेन्योर में डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक 8 साल से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, जिसे ये संशोधन करके उन्होंने इस पीरियड को 10 साल के लिए बढ़ाया है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव जो आपके स्क्रीन पर है। पहला बदलाव आपने डेफिनेशन ऑफ फोर्टनाइट इन रेफरेंस टू द कैश रिजर्व मेंटेनेंस बाय द बैंक विद आरबीआई, और दूसरा बदलाव जो है वो किया गया है सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल के बारे में। जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अधिनियम में किसी भी बैंक का जो निर्देशक है अगर उसका अध्यक्ष या होल टाइम डायरेक्टर को छोड़ दें तो लगातार 8 साल से अधिक समय तक पद नहीं रख सकता था। जिस विधेयक में इस अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया है दीप्ति जी? इस अवधि को बढ़ाकर 10 कर दिया। तो अभी तक हम 2 बदलाव पढ़े। एक बदलाव है जो कैश रिजर्व है आरबीआई के पास, कैश के रूप में हम आरबीआई के पास रखते हैं, उसमें एक पखवाड़े पर कारोबार बंद होने पर बैंकों को अपनी शेष राशि का एवरेज मेंटेन करना पड़ता था, जो शनिवार से लेके शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार तक को शामिल किया जाता था, जिसे चेंज करके 1 दिन से 15 दिन किया गया और 16वें दिन से अंतिम दिन किया गया। दूसरा बदलाव किया गया कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर के टेन्योर में। ये टेन्योर 8 साल तक का पहले था, अब टेन्योर को बढ़ाकर 10 वर्ष जो है किया गया। ये 2 बदलाव, महत्वपूर्ण बदलाव आपको याद हो गए होंगे मेरे इस रिपीट करने से। अगला बदलाव है आप ये वही डायरेक्टर वाला है। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोहिबिट्स ए डायरेक्टर ऑन ए बैंक बोर्ड्स टू सर्व ऑन द बोर्ड ऑफ अनदर बैंक। दिस डज नॉट अप्लाई टू डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय आरबीआई। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था वो किसी डायरेक्टर को दूसरे बैंक के डायरेक्टर बनने से, उसमें सेवा देने से रोकता था। लेकिन ये जो एक्ट है वो आरबीआई द्वारा अगर कोई डायरेक्टर नॉमिनी किया गया है तो उस पर लागू नहीं था। लेकिन ये बिल जो है इसमें संशोधन किया है कि अगर कोई डायरेक्टर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का है तो उनके लिए ये एक्सटेंशन एजेम्प्ट होगा, और अगर वो सेलेक्ट किया जाता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जहां पर वो मेंबर होगा तो वहां भी डायरेक्टर बन सकता है, ये बात कही गई है। तो एक तो है कार्यकाल में 8 साल से ज़्यादा कार्य नहीं हो पाते थे डायरेक्टर, 10 साल किया गया। और दूसरा अगर एक कोऑपरेटिव बैंक का कोई डायरेक्टर है दूसरे बैंक का डायरेक्टर नहीं बन पाएगा बशर्ते आरबीआई द्वारा उसे नियुक्त न किया गया हो। लेकिन ये बिल जो है एजम्प्ट करता है कि अगर कोई डायरेक्टर है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का तो वो जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी डायरेक्टर बन सकता है, ये सुविधा दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव है। अब आता है तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव, वो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंपनी। हाँ दीप्ति जी, आप पूछ रहे थे ना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंपनी, तो Yes. अभी समझ जाएंगे इस के माध्यम से। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? अगर कोई कंपनी है और कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग 10% से या 5 लाख दोनों में से जो भी कम हो, अगर कोई व्यक्ति विशेष रखता है या उसका स्पाउस माइनर या सब मिला के भी अगर वो रखते हैं तो वो एक पर्याप्त रुचि रखता है उस कंपनी में निदेशक पद के लिए, तो उस इंटरेस्ट को बढ़ाकर अब 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया। अब क्लियर हो गया दीप्ति जी आप जो पूछ रहे थे? अगर कोई कंपनी में अपने शेयर होल्डिंग उस कंपनी के पेड अप कैपिटल से 10% तक या 5 लाख रुपए का शेयर होल्डिंग रखता था तो उसमें उस कंपनी में उसकी पर्याप्त रुचि होती है, ऐसा डेफिनेशन में माना गया था कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर एक्ट 1970 में और 1980 में। लेकिन इसमें एक बदलाव किया गया है अमेंड्स में कि अब जो है बैंक जो बिल्स हैं, बिल जो अमेंड किया है वो बोलता है कि 5 लाख
का जो अमाउंट है उसको बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब पर्याप्त रुचि है उस कंपनी में उस व्यक्ति की, है ना दीप्ति जी, पर्याप्त रुचि है तभी तो उतना वो उसका शेयर होल्डिंग रखा है उतने रुपए का। तो पर्याप्त रुचि है तो उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, निदेशक बन सकता है, इसके लिए ये बात कही गई है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि अगर किसी कंपनी में कोई व्यक्ति शेयर होल्डिंग 5 लाख रुपए या 10% उसके कैपिटल जो पेडअप कैपिटल ऑफ कंपनी रखता है तो उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट करते थे, उसको उसकी पर्याप्त रुचि रहती थी, जिसे बढ़ाकर अब 2 करोड़ कर दिया, 5 लाख रुपए को बढ़ाकर 2 करोड़ रख दिया और 10% पर अभी साइलेंट है, मतलब वो वैसा ही रहेगा। Under the Banking Regulation Act, substantial interest in a company refers to the holding share of over 5 lakhs rupees or 10% of paid up capital of the company, whichever is less. This may be held by an individual, his spouse or minor child, either individually or collectively. The bill amends this to increase the threshold to 5 lakh to 2 crore rupees. The central government may alter the amount थ्रू ए नोटिफिकेशन, जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको चेंज भी कर सकती है। तो ये 3 बदलाव हुए। पहला बदलाव आपने देखा, कैश जो रिजर्व रेशियो, रिजर्व कैश रिजर्व और बैंकें रखती हैं आरबीआई के पास, उनमें एक पखवाड़ा का डेफिनेशन बदला गया। पहले शुक्रवार से लेके शनिवार से लेके दूसरे शुक्रवार तक होता था, अब उसको 1 तारीख से लेके 15, 16 तारीख से 30 किया गया। दूसरा बदलाव टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक किया गया, जो 8 साल का टेन्योर था उसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया। तीसरा बदलाव जो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के डेफिनेशन में किया गया कंपनी में, कि पहले अगर किसी का शेयर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट 5 लाख या 10% विचेवर इज लेस था तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता था, जिसे बढ़ाकर अभी 2 करोड़ कर दिया गया है अमाउंट को। अगला जो बड़ा बदलाव है जिसको आपको जानना होगा वो क्या है, नॉमिनेशन। हाँ दीप्ति जी, नॉमिनेशन क्या है बताइए जरा, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है बैंकिंग अमेंडमेंट में। नॉमिनेशन, नॉमिनी कर क्या होता है, सकते हैं नॉमिनेशन क्या होता है? सर। हम्म, नॉमिनी अप करते हैं, मतलब कि बारिश उसका कि उसकी डेथ के बाद कि किसको पैसा मिलेगा इसका। ओके। तो नॉमिनेशन का जो डेफिनेशन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में किया गया है कि नॉमिनेशन की सुविधा बैंकें जो हैं अपने जमा ग्राहकों के लिए सेफ कस्टडी और सेफ डिपॉजिट लॉकर के ग्राहकों के लिए देंगे, जिसमें जीवित रहते ही ग्राहक जो है बैंक को अपने उत्तरदायित्व से मुक्त करता है कि मेरे मृत्यु की दशा में ये राशि या मेरे जो आर्टिकल है फला आदमी को दे दिया जाए, नामित कर दिया जाए। ये अनुमति जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 45 ZA से लेके 45 ZF में डेफिनेशन किया गया है। इसमें एक बात थी कि पहले एक सिंगल नॉमिनी ही इंडिविजुअल के केस में रखे जाते थे, जो आपके प्रमोशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है ना कीर्ति जी, कि नॉमिनेशन फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, तो आप क्या लिखते हो, आप बताओ तो। हम्म, सर लॉक डिपॉजिट्स अकाउंट में, लॉकर में और सेफ कस्टडी में है। हाँ, और इंडिविजुअल अकाउंट में ही जो है नॉमिनेशन फैसिलिटी होता है। जैसे अभी लेटेस्ट देखेंगे तो आप ज़्यादातर सवाल इंडिविजुअल में पूछता है, नॉन इंडिविजुअल अकाउंट में हम नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं रखेंगे। और जो दीप्ति जी ने बताया कि डिपॉजिट, सेफ कस्टडी एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखा जाता है, उसमें एक बात ये थी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये अलाउ करता था कि या तो सिंगल डिपॉजिट होल्डर या जॉइंट डिपॉजिट जो होल्डर हैं वो नॉमिनी अपॉइंट करते थे अपने डिपॉजिट के लिए, ऐसे दशा में उनकी मृत्यु की दशा में उसका डिस्पोजल कैसे होगा। अब इसको चेंज करके अब 4 नॉमिनी रखा गया है, क्या वजह होगा दीप्ति जी हैं? हम सबका मकसद एक है, चीन टपाक डम डम, बताइए। अगर कुछ हैपनिंग हो गई तो वो नहीं रहा तो दूसरा तो रहेगा लेने के लिए, या उसके 2-3 बच्चे हैं तो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। वाह, ठीक है, मैं बताता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार जो है उनका सोचना ये है कि अभी अनक्लेम डिपॉजिट करके एक होता है, दीप्ति जी जानते हैं अनक्लेम डिपॉजिट?
तो ज्यादातर उनका ये कहना है कि अनक्लेम्ड कब हो जाता है, कोई पैसा रख के बैंक में भूल जाएगा। कैसे कंडीशन होता है, प्रथम दृष्टया बताओ कैसे, या तो उसकी मृत्यु हो गई होगी, बराबर दीप्ति जी। 10 साल तक अगर कोई लेन देन नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं, अनक्लेम्ड। अनक्लेम। तो अनक्लेम हो जाने के बाद क्या होता है दीप्ति जी बताइए, कहाँ जाता है वो। आरबीआई। हाँ विनय जी बोलिए, कहाँ चला जाता है। सर डेफ अकाउंट में आरबीआई के पास चला जाता है। बढ़िया, मजा आ रहा है विनय जी, पढ़ाई करने में मजा आ रहा है, सीखने में, जी सर। जी है ना। एकदम नेगेटिव विचारों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, ग्रुप में क्या क्या नेगेटिव कमेंट्स आता है उसको बिल्कुल नहीं देखना, और नेगेटिव जी तो देखना ही नहीं, है ना। जी जो जी पॉजिटिव आता है उसको देखना है, अगर एक भी पॉजिटिव दिन भर में मिला तो आप सफल हो गए। समझ में आया तो बोलिए हो। ओ सर। क्योंकि आप ना एक गजब मृत तृष्णा में रहता है इंसान, जो है ना मृत तृष्णा में। मैं तो बोलता हूँ जी 24 घंटे में अगर एक भी अच्छी जानकारी आपको मिल गई ना तो ईश्वर का धन्यवाद करिए कि हे भगवान गजब का जीवन दिया, धन्य है तू, धन्य है जीवन। जी जी सर। ये करके देखिए, जो मैंने बोला छोटी बात कही, लेकिन आप करके देखिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। जी सर। बोलोगे सर गजब की बात कही, हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम, सफल होंगे हम सब, है ना, बढ़िया है ना। आपने वो देखा है जी हम्म। जी अभी दीप्ति जी जाके देखेंगे, बोले सर क्या ही बोल रहे हैं ओके कोई बात नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा था कि दीप्ति जी आप ध्यानपूर्वक सुनना कि जब कोई डिपॉजिट रख के बैंक में भूल जाता है, 10 साल से ज्यादा डेप में चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन में या तो उसकी मृत्यु हो गई और उसे क्लेमेंट नहीं है, या जिस नॉमिनी को लेके वो भी नहीं है, तो ऐसा करते करते भारतीय रिजर्व बैंक के पास आज 42,000 करोड़ रुपए आ गए। हेलो, कितना दीप्ति जी, 42,000 करोड़। बताओ तो कितनी बड़ी रकम है, 42,000 करोड़। वो वो किसका है 42,000 करोड़, पब्लिक का। पब्लिक का है। और वो है अभी किसके पास, आरबीआई के पास। कितना ही खर्चा करेगी यार, कितना ही खर्चा करेगी, आप बताओ दीप्ति जी कितना ही खर्चा करेगी यार। वो कैंप कर देती हैं वहाँ, इतना डिपॉजिट अवेयरनेस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में इस्तेमाल करती है, जगह जगह आरबीआई का प्रोग्राम करती है। अभी एक कल ही प्रोग्राम हो रहा है सागर जिले में, है ना। आप लोग जाएंगे, आप तो एमपीजीबी से है ना दीप्ति जी, यस। हैं, तो वो मुझे भी जाना था लेकिन कुछ कारण से अभी नहीं जा पाए, है ना। तो वो 42,000 करोड़ पब्लिक का है और सरकार पब्लिक को देना चाहती है। ऐसे कंडीशन के लिए इस चीज़ों को मैंने बताया ना, गवर्नेंस, बैंकिंग गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए, रिपोर्टिंग ट्रेंड्स अच्छा करने के लिए, डिपॉजिटर और इन्वेस्टर का हितों की रक्षा करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया। समझ में आया तो हो बोलिए। यस। आहो। बताइए, आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, सर नया बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 बैंकिंग गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए, डिपॉजिटर इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करने के लिए, और साथ ही साथ आरबीआई को रिपोर्टिंग दुरुस्त करने के लिए संशोधन लाया गया महोदय, ऐसा बोलेंगे। ओ विनय जी आइए आइए आइए, आप तो ब्रांच मैनेजर बन गए, पास हो गए, चलो जाइए, हैं। फिर आप बोलेंगे हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम, है ना। तो जी बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो है अभी नया जो आया है, उसमें ये कहा है कि अब हम अलाउ करते हैं 4 नॉमिनी, 4 नॉमिनी अलाउ करेंगे। डिपॉजिट के केस में जो नॉमिनी है, जो नॉमिनी कैन बी अपॉइंटेड आइदर सक्सेसफुली और साइमल्टेनियसली, मतलब उसमें ये कहा गया है क्रमवार कर देगा नॉमिनी। मतलब कैसे विनय जी, आप इसको मैं समझाता हूँ फिर आप बताना। क्रमवार मतलब पहले दे देगा विनय जी को, आकाश जी को, अमित जी को, दीप्ति जी को। तो आप जब क्लेम सेटल करोगे विनय जी, तो सॉरी दीप्ति जी, तो किसको बुलाओगे, किसको दोगे पहले, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा सर। फर्स्ट प्रायोरिटी जो पहला नाम दिया गया। और अगर साइमल्टेनियसली सबको दिया है तो उस आधार पर, मतलब जैसा ग्राहक ने किया उसको आप करोगे। तो यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है जिसको हमारे साथियों को जानना होगा। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलाउज सिंगल और जॉइंट डिपॉजिट होल्डर टू अपॉइंट ए नॉमिनी फॉर देयर डिपॉजिट। Such a nominee can be appointed for items
left in custody of a bank for a locker hired from a bank, the nominee can access the deposit articles locker in case of death of person who nominated him. मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पहले से ही परमिशन दे के रखा था कि 3 जगहों में जहां पर डिपॉजिट आर्टिकल और लॉकर के केस में जो अकाउंट होल्डर है वो नामित कर देता है कि उनके मृत्यु की दशा में ये किसी को दे के अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे। ये जो बिल है, ये अमेंडमेंट बिल ये कहता है कि परमिशन देता है कि नॉमिनी की संख्या 4 तक कर लें, और उद्देश्य क्या है? इन केस ऑफ डेथ द पर्सन हु नॉमिनेटेड टू हिम, जिसको नॉमिनेट किया है उनको डिस्पोजल करने के लिए। द बिल अलाउज द अपॉइंटमेंट ऑफ अप टू 4 नॉमिनी फॉर दिस पर्पस फॉर डिपॉजिट। Such nominee can be appointed either successively or simultaneously, while for other purpose they can appoint it successively. In case of simultaneous nominee, the nomination will be effective in the declared proportion. For successive nomination, the nominee who has been named higher in the order of the nomination will receive priority. Clarity के साथ कह दिया कि 4 नॉमिनी रख सकते हैं, या तो क्रमवार तरीके से, क्रमिक तरीके से पंजीयन होगा नॉमिनी का, या साइमल्टेनियसली एक साथ होगा। साइमल्टेनियसली एक साथ होगा तो उसमें प्रोपोर्शन होगा 25-25% दे देना, या नहीं तो क्रमवार होगा तो जो पहला बंदा है उसको 100% दे देंगे। अगर पहला बंदा नहीं है तो दूसरे को देंगे, दूसरा नहीं है तो तीसरे को देंगे, तीसरा नहीं तो चौथे को देंगे। तो ये अमेंडमेंट बिल जो है बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाया है नॉमिनेशन का। अब रही, आप बोलेंगे धारा क्या है, सेक्शन क्या है, तो डिटेल जब आएगा तो हम उसको याद करेंगे। अभी तो जितनी सारी चीज़ें हैं वो अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि नॉमिनेशन का डेफिनेशन ZA to ZF तक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। अब जब ये डिटेल आएंगे या इसके चेंजेस आएंगे, जैसे कि आप DA1, DA2, DA3 पढ़ते हैं ना, उसी तरह से ये इसमें कुछ आएगा, तो उसके लिए भी जब क्रमवार तरीके से आएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे। अब आते हैं सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। तो अभी तक जितने हम बदलाव किए हैं, अभी एक महत्वपूर्ण बदलाव आपकी स्क्रीन पर है। तो अभी तक हम लोग जो बदलाव पढ़े हैं वो कितने बदलाव पढ़ लिए देखिए। अभी पहला बदलाव पढ़ लिए कैश रिजर्व रेशियो में पखवाड़ा के डेफिनेशन के बारे में, कि पखवाड़ा का डेफिनेशन अब शुक्रवारी आंकड़े पर नहीं होगा, अब प्रत्येक महीने की पहले दिन से लेकर 15 दिन तक और 16वें दिन से अंतिम दिन तक। दूसरा बदलाव हमने पढ़ा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो ये जो निदेशक हैं बैंकिंग कोऑपरेटिव बैंक में, वो 8 साल से अधिक नहीं बन सकते थे, जिसे बढ़ाकर 10 साल किया। तीसरा जो किया है कि जो आपके सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, जो कंपनी के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो 5 लाख की राशि थी उसको बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया। और चौथा जो चेंजेस था नॉमिनेशन से रिलेटेड, एक नॉमिनी पहले परमिटेड थे, अब 4 नॉमिनी रख सकते हैं। अब अगला जो बदलाव है आपकी स्क्रीन पर है अनक्लेम्ड अमाउंट। अब जैसा कि ज़्यादातर हमारे साथी एग्जामिनेशन में इस सवाल का सामना करते हैं। हाँ दीप्ति जी बताइए, अनक्लेम्ड डिपॉजिट करके एक आता है, उसमें क्या रहता है वो? आप इसका सामना करते हैं सवाल का? 10 इयर्स तक अगर कोई उसका क्लेम नहीं करता तो उसे अनक्लेम डिपॉजिट वो कहते कहाँ हैं। चला जाता है? तो डीफ अकाउंट में जाता है RBI। डीप अकाउंट में जाता है। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 1980 में जो भी अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड हैं किसी डिविडेंड अकाउंट होल्डर के, वैसी राशि अगर 7 साल तक रिमेन अनपेड अनक्लेम्ड हैं, तो ऐसे जो अमाउंट है उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा IEPF में। IEPF का फुल फॉर्म अभी पूछा गया था किसी बैंक में, तो वो उसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF। तो हमारे सभी साथी ध्यान दे दें, जो डेफ जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड वो डिपॉजिट से जुड़ा हुआ है, और IEPF जो है वो ऐसे शेयर के अमाउंट जिनमें डिविडेंड 7 साल तक नहीं मिला, ऐसा कोई डिविडेंड जो मिला लेकिन वो अनक्लेम नहीं किया गया 7 साल तक, तो अनपेड डिविडेंड 7 साल तक अगर डिविडेंड पेड नहीं हुआ, अगर कोई डिविडेंड है तो अनक्लेम्ड है वो, कोई डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा है वो अनपेड है, अनक्लेम्ड है 7 साल तक, तो ऐसी राशि जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी
इन्वेस्टर फंड एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में IEPF। द बिल widens the ambit of the fund that can be transferred to IEPF. This includes share for which dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years। ऐसे शेयर जिसमें डिविडेंड जो है पिछले 7 सालों तक अगर पेड नहीं किया या पिछले 7 सालों तक वो क्लेम नहीं किया गया तो उनको IEPF में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या एनी इंटरेस्ट और रिडम्पशन अमाउंट फॉर द बॉन्ड विच इज अनपेड अनक्लेम्ड फॉर 7 ईयर्स। मान लीजिए कोई बॉन्ड रिडीम किया है या कोई इंटरेस्ट मिला है और वो इंटरेस्ट 7 सालों तक जो है क्लेम नहीं किया गया है तो ऐसी राशि जो है IEPF को ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो उसके क्लेमेंट के द्वारा जब भी मांगा जाएगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। एनी पर्सन whose shares are unclaimed unpaid money is transferred to IEPF can claim the transfer or refund। मतलब उसको रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है, ये बात कही गई है। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव जो है सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम अमाउंट इन द व्यू ऑफ अनपेड डिविडेंड अनक्लेम डिविडेंड के केस में ये बात कही गई है। अगला जो चेंजेस आया वो रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर है। ऑडिटर का जो रेमुनरेशन है या उनको जो पैसा दिया जाता है वो रेमुनरेशन जो है फिक्स किया जाता था RBI के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के सलाह से। लेकिन ये बिल जो है अब बैंकों को डिसाइड कर दिया कि ये जो है खुद डिसाइड करेंगे, बैंक्स टू डिसाइड द रेमुनरेशन ऑफ देयर ऑडिटर। अब इससे क्या सिग्निफिकेंस होता है बताइए तो। हाँ दीप्ति जी बताइए। एट प्रेजेंट द रेमुनरेशन पेड टू द ऑडिटर ऑफ द बैंक इज फिक्स्ड बाय RBI इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नाउ द बिल एम्पावर बैंक टू डिसाइड द रेमुनरेशन ऑफ देयर ऑडिटर्स। इससे ये हुआ कि बैंक को अगर लगता है कि और अच्छे तरीके से वो ऑडिट कराए तो थोड़ा ज़्यादा पैसा भी दे तो उसको एम्पावर कर दिया। समझ में आए तो बोलिए हो। आप समझ गए दीप्ति जी। अभी क्या एक रेमुनेशन फिक्स है RBI के द्वारा कि ये रेमुनेशन मिलेगा, इतने करोड़ का एडवांसेस है तो ये रेमुनेशन होगा फिक्स बाय RBI। लेकिन अगर कोई बैंक चाहता है कि नहीं सर हम थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे लेकिन हम अच्छा ऑडिट चाहेंगे तो आप देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है कि बैंकिंग गवर्नेंस को सुदृढ़ करना, RBI को रिपोर्टिंग सिस्टम को दुरुस्त करना और साथ ही साथ जो है डिपॉजिटर और इन्वेस्टरों का सिक्योर हितों को सुरक्षित करना। अब आप एक बात बताइए विनय जी, आवाज आ रही है मेरी? आप बोलिए हेलो। जी सर। जी आ रही है। ये कि अगर हमारे ऑडिटर जो है ठीक तरीके से नहीं चेक करते, मैनेजमेंट को नहीं बताते और कोई नफा नुकसान हो जाता है तो RBI क्या लगाती है? क्या लगाती है? पेनाल्टी लगाती है सर। पेनल्टी लगाती है। तो उससे नुकसान हुआ कि नहीं? जी सर। कितना पेनल्टी लगाती है? आपने न्यूज़ में सुना होगा 2 करोड़ पेनल्टी लगाया, 80 लाख पेनल्टी लगाया, क्या क्या लगाया, ऐसा सुनते हो ना कुछ खबर 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 जी जी। सुनो कोई। जी सर। तो आप बताओ ये इतनी स्ट्रॉन्ग चेकिंग कहीं ना कहीं लैप्सेस है फिर भी। जी। करेंसी चेक में चेकिंग होनी चाहिए, फ्रिस्किंग होनी चाहिए। बाई मंथली 2% ऑफ द बैलेंस शुड बी चेक्ड। हाफ ईयरली 5% ऑफ द करेंसी में जितना बैलेंस है उसको चेक होना चाहिए। ऑडिटर से चेकिंग कराना चाहिए क्वार्टरली। तो ये सब चीज़ें जो है ना दुरुस्त करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए ये चेंजेस लाए गए। रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर एट प्रेजेंट द रेमुनरेशन पेड टू द ऑडिटर ऑफ द बैंक इज फिक्स्ड बाय RBI इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो फिक्स था, अब इसको एम्पावर कर दिया। अब क्या होगा इसमें, अच्छे अच्छे ऑडिटर को अच्छे अच्छे बैंक जो है पैसा थोड़ा ज़्यादा देके इसको बुक कर लेंगे और अपना अपना दुरुस्त हो जाएंगे। मतलब मैनेजमेंट जो है क्या हो जाएगा विनय जी? मैनेजमेंट और स्ट्रांग हो जाएगा अपने पॉइंट पे। आश्वस्त हो जाएगा कि भाई देखो तो हमने खर्च किया है तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी भी होगी उनकी, मतलब वो दुरुस्त करेंगे सब, ये कमी कैसे हो गई है ना। तो जी ये सर। बड़ा चेंज आया। द बिल एम्पावर बैंक टू डिसाइड द रेमुनेशन ऑफ देयर ऑडिटर। अगला ये जो कुछ की प्रोविजन है, मैंने
जो डिटेल आपका सर्कुलर था उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ कि आपको पूरे सेशन में याद भी हो गया होगा। तो अभी हमने 5 बड़े बदलाव जो अमेंडमेंट में लाए गए उनको सरल तरीके से समझने की कोशिश की। पहला बदलाव था कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, जिसमें पखवाड़े को डेफिनेशन किया गया। पहले पखवाड़ा शनिवार से दूसरे शुक्रवार तक होता था, अब महीने के पहले दिन से 15 दिन, 16वें दिन से अंतिम दिन कर दिया गया। उसमें उनको डेली एवरेज मेंटेन करना है, और जो डेली एवरेज है 90% मेंटेन करना है, और उस पखवाड़े की स्थिति पर 100% मेंटेन करना है। डेली एवरेज में 90% होने चाहिए, लेकिन वो पखवाड़ा जो रिपोर्टिंग तारीख पर वहाँ पर 100% होनी चाहिए। अब दूसरा जो बदलाव था वो कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर का था, जिनकी अवधि 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया। तीसरा जो अमेंडमेंट उसी में ही था कि जो कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक हैं उनको ये प्रतिबंध था कि एक जो निदेशक है एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक छूट दिया गया कि जो कोऑपरेटिव हैं, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक हैं, उनको ये छूट मिलेगी अगर वो राज्य सहकारी बोर्ड के लिए चुने जाते हैं जिनमें वो सदस्य होते हैं, तो उनको एक एग्जम्पशन मिलेगा। और तीसरा जो चेंज था वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। किसी कंपनी में अगर किसी की शेयर होल्डिंग 5 लाख या 10% से कम है तो उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट या पर्याप्त रुचि उसमें ऐसा दिखाई देता था, जिसे बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया। और चौथा जो बदलाव किया गया वो नामांकन है, नॉमिनेशन से रिलेटेड। पहले डिपॉजिटर्स इंडिविजुअल अकाउंट में एक नॉमिनी अलाउड थे, अब वो नॉमिनी को बढ़ाकर 4 नॉमिनी किया। तो अब जो है नामित व्यक्ति उस व्यक्ति की मृत्यु में, जमा के केस में, या जो सेफ्ट कस्टडी लॉकर के केस में, अब उनको बढ़ाकर 4 नॉमिनी का परमिशन अनुमति देता है ये अमेंडमेंट बिल। और इनके लिए क्रमिक रूप से या एक साथ नियुक्त कर सकता है, और फिर उसका जो है अगर क्रमिक है तो प्रियोरिटी के आधार पर दी जाएगी, ऑर्डर के आधार पर, और अगर एक साथ है तो जो प्रोपोर्शन दिया गया वो। और जो पांचवा जो डेफिनेशन है वो किया गया अनक्लेम्ड अकाउंट के बारे में, जो निपटान होगा उसको भारतीय स्टेट बैंक एक्ट 1955, फिर जो कंपनी एक्ट 1970 और 1980 के आधार पर अगर ऐसा कोई शेयर होल्डिंग है जहां पर डिविडेंड 7 साल तक अनपेड है या अनक्लेम्ड है, तो वो IEPF में चला जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड, आप कौन सा फंड बोला, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड आपको प्रोटेक्शन फंड। प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। तो ये और लास्ट बदलाव था कि जो ऑडिटर हैं, ऑडिटर के जो रेमुनरेशन है पहले RBI डिसाइड करता था, और अब जो है यह जो बिल है, संशोधन बिल, बैंकिंग कानून संशोधन बिल, बैंकों को अपने ऑडिटर का पारिश्रमिक तय करने का अधिकार देता है। तो ये लास्ट जो बदलाव था ये आपको याद हो गया होगा पूरा। वर्तमान में बैंकों के जो लेखा परीक्षक हैं उनको भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक RBI डिसाइड करता था केंद्र सरकार के परामर्श से। अब ये ऑडिटरों का पारिश्रमिक खुद तय करने का अधिकार देगा। मतलब देखिए कितना बढ़िया रिपोर्टिंग के लिए और बैंकों की गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के लिए, इन्वेस्टर और डिपॉजिटर के प्रोटेक्शन हितों की रक्षा करने के लिए, साथ ही साथ RBI की रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करने के लिए, बैंकिंग गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया, जिसमें ये सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। की प्रोविज़न अगर देखेंगे तो नॉमिनी ऑप्शन के लिए ये की प्रोविज़न है कि ये बिल अलाउ करता है कि एक नॉमिनी पहले था, अब इसको बढ़ाकर 4 नॉमिनी, और नॉमिनेशन होता है बैंक के डिपॉजिट अकाउंट में, सेफ कस्टडी में और लॉकर में, जैसा कि दीप्ति जी ने बताया। साइमल्टेनियस और सक्सेसिव नॉमिनेशन के बारे में अभी आप लोगों ने डिस्कशन ही किया है कि एक साथ भी कर सकता है प्रोपोर्शन में, या एक के बाद एक क्रमवार से। क्रमवार में जो होगा प्रियोरिटी दी जाएगी, जिसका नाम पहले लिखा है उसको क्लेम करने का मौका देंगे, है ना। और अगर वो रिफ्यूज़ करता है, लिख के दे देता है कि मुझे इसका नहीं चाहिए, तो फिर दूसरे को देंगे। अगर दूसरा अवेलेबल नहीं है तो फिर तीसरे को देंगे। इन्वेस्टर जो है वो एजुकेशन प्रोटेक्शन जो फंड है उसके लिए दिया गया कि अगर किसी शेयर में, डिविडेंड में, इंटरेस्ट में, रिडेम्पशन में अगर वो पिछले 7 सालों तक अनक्लेम्ड है तो वो IEPF में चला जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। और जो एग्जिस्टिंग लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉ में जो चेंजेस हुए हैं लॉ के सारे आप तो देख ही लिए हैं, कौन कौन से लॉ को इफेक्ट करेगा ये। RBI एक्ट
34 क्योंकि CRR जो कैश रिजर्व रेशियो है उसका सेक्शन में अमेंडमेंट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो कि आपका डायरेक्टर की नियुक्ति को भी देखता है और प्लस नॉमिनी के लिए भी सर। नॉमिनी के लिए भी देखता है और जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए भी देखता है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 ये जो अनक्लेम अमाउंट ऑफ शेयर होल्डिंग डिविडेंड को देखता है। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को भी देखता है और प्लस ये IEPF को भी देखता है। इतने सारे चेंजेस बदलाव किए गए हैं और बहुत ही आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कि बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 आपके लिए क्या महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। दीप्ति जी, आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा और कल परसों जब इंटरव्यू होगा आपको उसमें अगर पूछा जाए तो आप बढ़िया तरीके से बता पाएंगे। हाँ यस दीप्ति सर। जी, बढ़िया सरल तरीके से समझ गए ना? हाँ। बहुत बढ़िया। और विनय जी, आप अच्छा समझ में आ गया? जी सर। ओके। तो आज के इस सेशन में अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और नहीं तो हमारे विनय जी पढ़ेंगे इसको बढ़िया तरीके से। बोलिए। सर एक प्रश्न था, ये डेफ अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं? जहां तक मैंने पढ़ा था मिलता है, लेकिन कंफ्यूजन है, तो एक बार क्लियर कर दीजिए का इसको। उत्तर तो हमारे सभी कोई भी साथी बता देगा। दीप्ति जी बता दीजिए या कोई और साथी बता दीजिए। हमारे विनय जी का जवाब दे दीजिए सवाल का। 3% मिलता है सर। 3% मिलता है। ठीक है। ओके सर। ठीक है। ठीक ठीक सर। क्या होता है, जो भी राशि बैंक से ट्रांसफर हो जाती है RBI, तो RBI उसका यूटिलाइज करता है ना, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड जो है उसमें ही इस्तेमाल करता है। तो आप क्लेम जी। करेंगे तो जिस दिन से वहाँ गया है 3% इंटरेस्ट से आपको जो है ओके। वो रिटर्न आपको क्लेम करना है। क्लेम जी। करना है, क्लेम करके आप डिपॉजिटर को दिलाओगे और बहुत आसानी से दे देता है जो भी क्लेम करोगे ना। और क्लेम जी क्या होता है, जब भी कोई डिपॉजिटर जिसका पैसा RBI को चला गया है डेप में, तो उसका ड्यू डिलिजेंस करोगे, जी। उसके अकाउंट अनक्लेम्ड से क्लेम्ड में चेंज करोगे, फिर उसके जी। बाद उससे डिक्लेरेशन फॉर्म लोगे, KYC ड्यू डिलिजेंस करोगे और आप एक उसका फॉर्मेट है क्लेम फॉर्मेट भरोगे और फिर अपने जी। कंट्रोलिंग ऑफिस के माध्यम से उस कंट्रोलिंग बैंक का, मान लीजिए सपोज आपका रीजन है तो रीजन के सारे, जोन है तो जोन के सारे, और फिर बैंक के हेड ऑफिस में वो क्लेम होगा। बिल- इसका विंडो जो है 10 तारीख तक खुला होता है डेप का। जी। तो जैसे जी। कि पिछला 10 तारीख को बंद हो गया, तो 10 तारीख हम्म। तक अगर आपने क्लेम किया है तो मंथ एंड तक आपको पैसा मिल जाता है RBI से। वो क्लेम फॉर्म में भेजने से पहले आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना होता है कि आपने इंटरेस्ट सही कैलकुलेट किया है कि नहीं, या आपका जो उस व्यक्ति विशेष की आपने जो जांच की है, अपडेट किया, वो सारी चीज़ें किया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं की हैं। ठीक है। जी। तो जी। अ, अभी समझ में आ गया? अभिनय जी कुछ लिखा है स्क्रीन पर, पढ़िए जरा क्या लिखा है। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा जरूर होता है। वाह। तो आज क्या अच्छा हुआ बताइए। आज सर नई चीजें सीखने को मिली। बहुत बढ़िया। तो अगर कोई चीज़ खराब है, कोई चीज़ आपको दुख पहुंचाता है, कोई चीज़ आपको नुकसान पहुंचाता है, कोई आपको डिमोटिवेट करता है, उन चीज़ों को जिक्र ही नहीं करना, उनको देखना तक भी नहीं, आंखें बंद कर देना। ओके। सोचना ही मत कि अगर कोई चीज़, निराशाजनक चीज़ आपके सामने आती है ना, क्योंकि हम जी। तो हैं इंफॉर्मेशन की दुनिया में। हम जी। सबका मकसद एक है, चीन टपाक डम डम, लोग एकदम लगे पड़े हैं एकदम हैं। तो जी कोई सर। भी ऐसी आती है नेगेटिव चीज जो आपको दुख पहुंचाने वाली है या आपको ऐसा आपकी, आप नहीं नहीं आपको कुछ परेशान करने वाला चीज है, तो उसको देखना ही मत, है ना। जी। जी सर। और पॉजिटिव चीज को देखो। अगर एक चीज भी आप लेके जाते हो एक दिन में तो आप जीत गए। क्यों? क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव चीजें आपके सामने आई हैं जो वो जो लेके जा रहे थे उसको भी छीन लेगा। जी सर। सही बात है। आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ न ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का,
छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो इस धरती में आए हैं, यहीं से ग्रहण करेंगे, इसी को देकर जाएंगे। प्रसन्न रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, और जिन लोग भी त्रस्त हैं उनको भी मदद करिए, उनको भी ठीक सुधारिए, अपने साथ लाइए। जीवन बड़ा अद्भुत है। एक छोटी सी बात कह के मैं आपको करता हूँ कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, स्ट्रेस्ड इंडस्ट्री है, चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है। बहुत सारे रिव्यू होते हैं, बहुत सारी बातें गलत गलत सुननी पड़ती है, कठिन शब्द सुनने पड़ते होंगे, बट उनको सुनकर अपने आप को डिमोरलाइज मत करिए। अपने जीवन को जो है आप बचा के चलिए, उनसे सीखिए ज़रूर, लेकिन उन चीज़ों को अपने घर तक मत ले जाइए। आपका अद्भुत अनमोल जीवन है, अमोल जीवन है, और जहाँ जितना ज़रूरत है उतना बोलिए। अच्छा कुछ कर पाने के लिए आप आए हैं इस धरती पर, करिए। कोई निराशाजनक बातें ना लेके जाइए, ना देखिए, ना सोचिए। हाँ, ज़रूर अपने आप में ज़रूर बेहतरी करिए, और उस जो चीज़ें कही गई हैं उसको आपके लिए पॉजिटिव बनाइए, और कल के लिए तैयार रहिए, और ज़बरदस्त रहिए, शानदार रहिए। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अभी 1-2 मॉक टेस्ट दूँगा, उनको करके आप भी रात्रि विश्राम करिएगा, और फिर उसके बाद भगवान का भजन करके आप फिर तैयार हो जाइएगा कल के लिए, क्योंकि कल फिर आपको फिर अपने कर्म क्षेत्र में जाना पड़ेगा। है ना विनय जी? जी सर। सबको बोल दीजिए कि जो है बढ़िया सीखने के लिए मिल रहा है, सभी साथी कल फिर आना, ऐसा बोलिए तो। बढ़िया सीखने को मिल रहा है, सभी लोग कल फिर आएंगे। हाँ, और बड़ौदा यूपी के बहुत सारे साथी जोड़ के लाइए आप, है ना। अभी 15 अगस्त का झंडा फहराइए, फिर हम बड़ौदा जो यूपी बैंक को स्टार्ट करेंगे। अभी बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्जामिनेशन है 18 तारीख को, तो थोड़ा जी जी। बहुत बचा है, तो उनको हम पूरा करते हैं। और जो इंटरनल पॉलिसी के बारे में हमारे साथी बोल रहे हैं, इंटरनल पॉलिसी हम जो है आपके द्वारा दिए गए मटेरियल पे डिपेंड होते हैं। आप जो दोगे वही पढ़ाया जाएगा ना। कई साथी व्हाट्सएप में लिख रहे हैं ये तो हमारे पास है, इसी को पढ़ा रहे हैं। अरे तो हमारे पास कहाँ से आएगा, आप ही के पास है ना सब, तो जी उसी को सर। तो पढ़ा जाएगा इंटरनल में। तो इंटरनल में जो आपके पास है उसी में से पढ़ाया जाएगा। आप ओ, चीज़ों को जो है, जो चीज़ परोसा जा रहा है, जो कंटेंट मिल रहा है उस पर बिलीव करिए, और उसको जो है सकारात्मक तरीके से लेते चलिए। और मैं तो आपको इतना सिखा दूंगा कि आप खुद ही समझ जाओ क्या गलत क्या सही निर्णय खुद ही ले लोगे, आप लोग देख भी रहोगे। है ना विनय जी? जी 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 सर। मजा आ रहा है कि नहीं? जी जी सर, आ रहा है। कह दो मेरे साथ, रिपीट कर दो। अब हम पे उनका नशा छा रहा है, बोलो। हम पे उनका नशा छा रहा है। अब हम पे उनका नशा छा रहा है, अब हम पे उनका नशा छा रहा है। जाके कह दो मंजिलों से जाके कह दो मंजिलों से कि दूर हट जाएं। दूर हट जाएं। जाके कह दो मंजिलों से कि जरा दूर हट जाएं, जाके कह दो मंजिलों से जरा दूर हट जाएं। क्योंकि अब हमें चलने में मजा आ रहा है, अब हमें चलने में मजा आ रहा है। अब हमें पढ़ने में मजा आ रहा है। अब हमें पढ़ने में मजा आ रहा है। वाह, ये हुई ना बात। तो ये हमारे साथी हैं। 2-3 दिन में आप अगर ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। और यकीन मानिए साथियों, चलना आप ही को है। मैं साथ हूँ, बस ये है कि रास्ते भर का सफ़र अच्छा लगेगा। मंजिल तो आप पहुँच ही जाएंगे, लेकिन मुस्कुराहट के साथ, नए चाहत के साथ, अपने आप के मोहब्बत के साथ, और अच्छे लोगों की सोहबत के साथ आप मंजिल तक पहुँचेंगे। अगर मेरी बातों पे आपको भरोसा है तो आप यकीन मानिए इन सारी चीज़ों को आपको मिलेंगे। और जीवन बड़ा अद्भुत है, इसको मुस्कुराते चलिए, खुशी के गीत गाते चलिए, और भले ही अंधेरा हो, झिलमिलाते रहिए, जगमगाते रहिए। फिर मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ नमस्कार सर। रात्रि। शुभ रात्रि।